गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं पेडागोजी सब्जेक्ट की। पेडागोजी आपके पास चाहे कॉमर्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपके पास लेसन प्लान जो है वो कंपलसरी क्वेश्चन बनता है। इससे पहले मैंने मीनिंग और डेफिनेशंस और इसकी नीड करा चुकी हूँ। आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि मीनिंग होता क्या है। ठीक है, लेसन प्लान है क्या। लेसन प्लान के अंदर दो वर्ड आ रहे हैं, देखो कौन कौन से आ रहे हैं, लेसन प्लस प्लान। ठीक है, कि एक आ रहा है लेसन और एक आ रहा है प्लान। लेसन क्या होगा कि कंटेंट की नॉलेज, और प्लान कि आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो क्लासरूम में, उसका प्लान। कि क्लासरूम में जाने से पहले एक टीचर सोच कर जाएगा कि उसने आज कौन सा लेसन पढ़ाना है, उसको हमने क्या नाम दिया है, लेसन प्लान। ठीक है, मीनिंग क्लियर हो गया। इसको हम ब्लूप्रिंट भी बोल देते हैं कि एक खाका सा तैयार हो जाता है कि हमने आज ये पढ़ाना है क्लासरूम में, कि हमने आज इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी है, बात करनी है। ठीक है, इसको हम गाइड मैप भी बोलते हैं कि गाइड कर रहा है प्लान एक टीचर को भी और एक बच्चों को भी कि उन्होंने आज क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ये एक क्रिएटिव वर्क होता है टीचर का कि टीचर इसको कितने अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास था लेसन प्लान। क्लियर है। इसकी हम थोड़ी सी नीड एंड इंपॉर्टेंस दोबारा कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, लेसन प्लान इंटरेस्टिंग और सिंपल बन जाता है कब, जब आपके पास पहले से पता हो कि आपने क्या पढ़ाना है। ठीक है, एक फॉर्मेट के रूप में आपके पास होगा। जब आप स्कूल्स में जाओगे तो आप अपने एक रजिस्टर के अंदर डेली प्लान बना कर लेकर जाओगे। तो अगर जिस दिन नहीं होगा, आप उस दिन डर जाते हैं बच्चे कि आज हम क्या कराएंगे, हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन जिस दिन बना होता है उस दिन आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ क्लासरूम में जाते हो। ठीक है, तो क्लासरूम का जो वर्क है वो इंटरेस्टिंग बन जाता है और वो सिंपली हो जाता है आप लोगों के लिए, अगर आपके पास लेसन प्लान प्रिपेयर है तो। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हम प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं पहले बच्चों की। जब हम बनाते हैं टीचिंग मटेरियल हम साथ लेकर जाएंगे कि हमने आज क्या पढ़ाना है, उसको समझाने के लिए टीचिंग मटेरियल क्या चाहिए वो चीज़ आप साथ लेकर जाओगे। आप अगर खुद से प्रिपेयर होगे तभी आप अपने बच्चों को मोटिवेट कर पाओगे पढ़ने और पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस थी कि टाइम बचता है, एनर्जी बचती है, टीचर खुद कॉन्फिडेंट हो जाता है अगर उसके पास पहले से प्लानिंग है कि उसने क्या पढ़ाना है। ठीक है, आज हम बात करते हैं प्री रिक्विजिट की कि लेसन प्लान बनाने से पहले एक टीचर को क्या कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, आज हम उसकी बात करेंगे। पहला आ रहा है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर कौन सा होगा, हाँ, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनने जा रहे हो, जिस सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी है, जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। ठीक है, जिसके प्लान आप बनाने जा रहे हो, तो उस सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। बहुत सब बार ऐसा होता है कि सिलेबस में टॉपिक होता है लेकिन आपको प्रिपेयर नहीं होता। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी भी होती है कि टीचर को उस टॉपिक का ज्ञान ना हो, लेकिन जब भी आप प्लान बनाओ तो आपको उस चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देन नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। अब आपको बच्चों का मनोविज्ञान क्यों पढ़ना है, बच्चों का मनोविज्ञान की आपको क्या ज़रूरत है, आप तो टीचर हो, आप क्यों पढ़ोगे बच्चों का मनोविज्ञान। आप ये देखो कि जिसके लिए आप क्लास में जा रहे हो, अगर आपको उसके दिमाग का, उसके लेवल का ही नहीं पता, फिर क्या करोगे। ठीक है, आप सपोज करो कि डॉक्टर है, उसको डॉक्टर को मरीज की बीमारी ही नहीं पता, वो इलाज क्या करेगा। आप क्लासरूम में आप जाओगे, आपको आपके बच्चों की साइको ही नहीं पता कि बच्चे इंटेलिजेंट हैं, सारे बच्चे नालायक हैं, सारे बच्चे एवरेज हैं, तो आप अपनी तैयारी किसके लिए करोगे। ठीक है, एक टीचर का मेन टास्क क्या रहता है, अभी हम सुबह ही बात कर रहे थे कि जो डिसिप्लिन है वो कैसे होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब कि टीचर को चाइल्ड साइकोलॉजी पता हो कि मैं जिन बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ, अब हमें पता है कि हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं वो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पता है ना। अगर कोई चीज़ हमसे छूट भी जाती है
तो दैट इज़ अंडरस्टूड कि आप बच्चे बड़े हो, मैच्योर हो, आप खुद से कर लोगे। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं होगा। आपको हर एक बारीक से बारीक पॉइंट, जो चीज़ भी नवी दिखती है या नया या कुछ दिखता है कि इसको एक्सप्लेन करना है, आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके जो चाइल्ड हैं वो छोटे हैं, इमैच्योर हैं, वो आपको आइडियल मानते हैं। जितना आप पढ़ाओगे उतना ही वो ही पढ़ेगा। कई बार घर में बच्चा बदतमीजी करता है, हम कहते हैं तेरी मैम ने यही सिखाया है, बोलते हैं ना। तो चाइल्ड साइकोलॉजी का पता होना टीचरों को इससे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ने सोसाइटी में भी बिहेव करना है, घर में भी बिहेव करना है, तो वो जिस हिसाब से आप लोग उसको प्रिपेयर करोगे वो वैसे ही तैयार होएगा। ठीक है। उसके बाद है नॉलेज ऑफ मेथड एंड टेक्निक्स। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे मेथड्स हैं पढ़ाने के लिए। आपके टॉपिक को प्लस आपके बच्चों को, दोनों को कौन सा मेथड शूट कर रहा है, कौन से कंटेंट पे, आप उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हर एक टॉपिक लेक्चर मेथड से नहीं ला सकते, हर एक टॉपिक हम प्ले में नहीं ला सकते, हर एक हम प्रॉब्लम सॉल्विंग से नहीं करवा सकते। तो किस टॉपिक पे कौन सा मेथड, कौन सी टेक्निक बेस्ट शूट हो रही है, वो भी टीचर को पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद है नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? उद्देश्य। उद्देश्य क्या होते हैं? कि आप क्यों पढ़ा रहे हो। जब हमें अपने क्यों का आंसर चाहिए होता है कि हम अपना उद्देश्य ढूंढ रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हो, आप यहाँ क्यों आए हो, टीचर बनने के लिए। तो आपका उद्देश्य क्लियर है ना। सेम ऐसे ही बच्चे हो, आप क्लासरूम में जाओगे तो आप बच्चों को क्यों पढ़ाओगे, ताकि जो टॉपिक आप लेकर आए हो उस टॉपिक की नॉलेज आपके बच्चों को हो जाए। सपोज आप संस्कृत में कारक पढ़ा रहे हो या हिंदी में आप कारक पढ़ा रहे हो, तो क्यों पढ़ा रहे हो, कि ताकि बच्चों को कारक की विभक्तियों का पता चल जाए कि प्रथम विभक्ति में क्या आएगा, द्वितीय में क्या आएगा, तृतीय में क्या आएगा। ठीक है। आपको पहले अपने ऑब्जेक्टिव पता होंगे, तभी आप बच्चों के ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर पाओगे। ठीक है। लास्ट है यहाँ पर नॉलेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो टीचर है उसको पूरा, कि उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर उसके पास है, कितनी बिल्डिंग है, इस सब के बारे में उसको पता होना चाहिए। क्योंकि अब उसको पता है कि उसके पास लेबोरेटरी है, तो वो अपने बच्चों को लेबोरेटरी में ले जा सकता है। और टीचर को पता है कि उसके पास प्लेग्राउंड है, तो वो कोई टॉपिक ऐसा होता है कि जिसको प्लेग्राउंड में हम अच्छे से कर लेते हैं, तो वो अपने बच्चों को वहाँ पर ले जा सकता है। अगर टीचर को खुद को ही नहीं पता होगा कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं, तो वो उनका यूज़ कैसे करेगा। तो टीचर को अपने रिसोर्सेज के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं कि लेसन प्लान बनाने से पहले इन 5 बातों का जो है टीचर को पता होना चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। अभी तक हम इसकी नीड और इम्पोर्टेंस कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। ये पहला कैसा होता है, इट्स अ रिटन मटीरियल, ओरली नहीं होता। कोई भी प्लान है, आप किसी दिन भी स्कूल में जाओगे, आप अपने माइंड में नहीं लेके जाओगे कि आज तो मैं एनवायरनमेंट का पढ़ा दूंगा, आज मैं ये कर दूंगा, आज मैं वो कर दूंगा। नहीं, प्रॉपरली कैसा होना चाहिए, वो रिटन में होना चाहिए। जितना भी कंटेंट आप पढ़ाओगे वो सारा कंटेंट कैसा होना चाहिए, रिटन में होना चाहिए। उसके बाद जर्नल और स्पेसिफिक एम। अभी हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर आ रहे हैं जर्नल और एक स्पेसिफिक एम्स। जर्नल क्या होते हैं, स्पेसिफिक क्या होते हैं। जर्नल एम्स होंगे कि बच्चा स्कूल में आ रहा है और आप पढ़ा रहे हो, आप क्यों पढ़ा रहे हो, नॉर्मल क्यों पढ़ा रहे हो, ताकि बच्चे को मैनर्स आ सके, बच्चा जनरल अवेयरनेस सीख सके, बच्चे की मेंटल एबिलिटी इंक्रीज हो सके, बच्चे का इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ सके, कि बच्चा सोसाइटी में अपने आप को सेट करके रख सकता है। ये जर्नल है। चाहे आप इंग्लिश के टीचर हो, आप हिंदी के हो, आप मैथ्स के हो, किसी भी चीज़ के हो, ये सबका एम रहता है कि बच्चा एटलीस्ट इतना तो सीख पाए। ठीक। उसके बाद आता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में आप पर्टिकुलर टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हो। अभी हमने कारक का एग्जाम्पल लिया, तो आप कारक को सीखने से बच्चे को क्या मिलेगा, कि बच्चा कारक को जान पाएगा, कारक से पहले संज्ञा को जान पाएगा। ठीक है। इकोनॉमिक्स में है तो बच्चा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बता पाएगा, कंज्यूमर क्या है वो उसको पता चलेगा, मार्केट क्या है वो उसको पता चलेगी। तो इस तरीके से कि आप कॉमर्स पढ़ा रहे हो, मैथ्स पढ़ा रहे हो, तो क्यों पढ़ा रहे हो,
और उसके अंदर भी जो एक टॉपिक लेकर आए हो वो टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हो। तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा, स्पेसिफिक एम्स में, कि एक टॉपिक पढ़ाने से बच्चे को क्या कुछ मिलने वाला है, उसको हम कहाँ लिखेंगे, स्पेसिफिक एम्स में। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपरली फ्रेम्ड। अभी इसके बाद या नेक्स्ट लेक्चर में इसका पूरा फॉर्मेट कराऊंगी कि फॉर्मेट बनता कैसे है, कहाँ शुरू होता है कहाँ ख़त्म होता है। और लेसन प्लान की क्वालिटी यही है कि ये प्रॉपरली फ्रेम्ड होना चाहिए। ये नहीं है कि कहीं आप ऑब्जेक्टिव लिख रहे हो, कहीं आप होमवर्क लिख रहे हो, नहीं, हर एक चीज़ जो है वो पर्टिकुलर सीक्वेंस में चलती है और वो सीक्वेंस में ही चलनी चाहिए, तभी वो प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक है। फिर मेथड्स एंड टेक्निक्स, किस टॉपिक के लिए कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक। उसके बाद टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स भी जो है फर्दर दो तरह से होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास जनरल होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं। कि जनरली क्लासरूम में चौक हो गया, पॉइंटर हो गया, डस्टर हो गया, ये हर टीचर के लिए चाहिए। ठीक है। स्पेसिफिक हो जाएगा कि आप पर्टिकुलर अपने टॉपिक को क्लियर करने के लिए क्या चीज़ लेकर आए हो, चार्ट लाए हो, फ्लैश कार्ड लाए हो, कोई बुक लाए हो, कोई रियल चीज़ें लाए हो। ठीक है। उसके बाद कोरिलेशन, जो आपका प्लान है आपस में कोरिलेट होना चाहिए कि आपके एम्स आपके टॉपिक को शूट करने चाहिए, आपके मेथड्स आपके टॉपिक को शूट करने चाहिए। ये नहीं है कि टॉपिक कुछ और कह रहा है, मेथड कुछ और कह रहा है, आप एक्टिविटी कुछ और करा रहे हो, नहीं, सबका सब क्या होना चाहिए, आपस में कोरिलेट। उसके बाद लैंग्वेज यूज, आप लैंग्वेज कौन सी यूज करोगे वाइल प्रिपेयरिंग योर लेसन प्लान, विच लैंग्वेज हैज बीन यूज्ड बाय यू। और लैंग्वेज ना पर्टिकुलर हिंदी होगी, ना पर्टिकुलर इंग्लिश होगी, ना मैथ्स होगा, लैंग्वेज वो होगी जो आपके बच्चों को समझ में आएगी। ठीक है। अब चाइना के बच्चे हैं, आप उसको इंडियन लैंग्वेज पढ़ाओ, ठीक है, क्या चलेगा, नहीं। मैथ्स की कोई लैंग्वेज होती है, ठीक है। चलो कंप्यूटर साइंस में या कॉमर्स में हम कहते हैं कि हम हिंदी या इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, मैथ्स में क्या यूज़ करोगे, हर एक शब्द क्या नंबर में बोलोगे, नहीं ना। तो लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल और अच्छी होनी चाहिए और वो होनी चाहिए जो आपके बच्चों को समझ में आ रही है, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर बच्चों का लेवल इंग्लिश का है और वो इंग्लिश में समझ पा रहे हैं तो यू कैन गो फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। अगर बच्चे सारे ही हिंदी मीडियम के हैं, आपको उन्हें मैं तो अंग्रेजी ही पढ़ाऊँगी, तो कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या है, लैंग्वेज जो है आपको वो पढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। जब भी हम पढ़ाते हैं, अब मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने आपसे क्वेश्चनिंग करी, तो ये क्या है, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग है कि हम अपने बच्चों को देख रहे हैं कि बच्चे क्लासरूम में एक्टिव हैं या नहीं हैं, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये जानने के लिए हमें क्वेश्चनिंग करनी पड़ती है। क्वेश्चनिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, इसका भी एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, वो आपको स्किल्स वाले में जो है अच्छे से कराया जाएगा। लेकिन लेसन प्लान के अंदर क्वेश्चनिंग भी जरूर डालनी है ताकि बच्चा सोए नहीं। छोटे बच्चे होते हैं आपके पास, तो अगर आप बोर करोगे तो वो सो जाएंगे, तो बीच बीच में क्वेश्चनिंग भी करनी है, उनसे आंसर भी लेना है, उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन भी चाहिए क्लासरूम में। ये नहीं है कि आप टीचर हो, आप आओ बोलते जाओ और बच्चे सुने ना सुने आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं। तो ना तो आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो पाएंगे ना बच्चों के, अगर बच्चा ऐसा पैसिव रहेगा। बच्चों को क्या करना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट भी जो है हमने क्लासरूम में कराना है। उसके बाद है हमारे पास इंस्पिरेशन। लेसन प्लान जो होगा आपका इतना अच्छा बना होना चाहिए कि आपके बच्चे या आप खुद उसमें जो है इंस्पायर हो, मोटिवेशन आपको वहाँ पर मिलनी चाहिए कि मोटिवेट आप खुद से भी पहले मोटिवेट हो, तभी आप बच्चों को मोटिवेट कर पाओगे। ठीक है। अगर आप खुद भी आए हो सुस्त माजरी बन के कि हाँ चलो भाई क्लास में क्या बच्चे ही पढ़ाने हैं, कैसी मर्जी पढ़ा लेंगे, तो आउटपुट भी कैसी आएगी, कैसी मर्जी आएगी। अगर आप एनर्जेटिक हो, आप मोटिवेटेड हो, आप फुली डिसिप्लिन्ड हो, तो आपके बच्चे भी सेम ऐसे ही बनेंगे कि हाँ जो चीज़ करानी है तो करानी है, कुछ मर्जी हो जाए। ठीक है। और बच्चों को भी आपने, कई बार बच्चे प्यार से मान जाते हैं, कई बार डांट से मान जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर और वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। ठीक है। उसके बाद है
ब्लैक बोर्ड वर्क। टीचर वही अच्छा माना जाएगा कि जो ब्लैक बोर्ड को यूज़ करे। ठीक है, ब्लैक बोर्ड में क्या होगा कि जो टीचर के कहे हुए शब्द हैं, छोटे एक शब्द को टीचर बहुत बार एक्सप्लेन करके बता देता है, लेकिन वो एक मेन पॉइंट जो है वो ब्लैक बोर्ड पर नोट कर देता है। और ये हर एक टीचर की हैबिट होनी चाहिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने के लिए। क्योंकि आप देखो, आप एक जगह पर आप डेस्क लगा दो, बच्चे बिठा दो, चेयर्स लगा दो, लेकिन ब्लैक बोर्ड ना हो तो क्या हम उसको क्लास बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। हम किसी पार्टी हॉल में जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारी जो हैं चेयर्स पड़ी होती हैं, लोग बैठे होते हैं, एक बोल भी रहा होता है, क्या उसको हम क्लासरूम बोलते हैं? नहीं बोलते। क्लासरूम कब बोली जाती है? जब ये ब्लैक बोर्ड, ये डिवाइस हमारे सामने लगा हो, इसको सुनने वाले, इसको देखने वाले वहीं पर होंगे। ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस देखो इतनी है कि इसके बिना कोई भी कमरा, चाहे बच्चे बैठे हों, चाहे डेस्क बैठा हो, उसको क्लासरूम हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो बीइंग अ टीचर आप सबकी हैबिट होनी चाहिए कि आप इस चॉक बोर्ड को जो है यूज़ करना आना चाहिए। इसको हम कई बार चॉक बोर्ड बोलते हैं, कई बार ब्लैक बोर्ड बोल देते हैं कि आज के टाइम में अब ब्लैक बोर्ड कहीं हमें दिखता नहीं है, तो हम इसको चॉक बोर्ड बोल देते हैं कि वो बोर्ड जिस पे हमने चॉक से काम करना है उसको हमने क्या बोलना है? चॉक बोर्ड। ठीक है, ये इसकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नीड, इम्पोर्टेंस, और हमने प्रीरिक्विजिट्स जो हैं वो हमने डिस्कस की हैं। आने वाले कल जो है हम इसका स्टेप्स करेंगे और इसका पर्टिकुलर फॉर्मेट करेंगे जो आपको सिर्फ बीएड फर्स्ट ईयर में ही नहीं, बीएड सेकेंड ईयर में भी काम आएगा। ठीक है, थैंक यू।